लाखों करोड़ों इंडियंस के मन में एक टीस होती है कि क्या हम भी कनाडा मूव कर सकते हैं जी। इंडिया के बहुत सारे शहरों से, गांव से, सिटीज़, टाउन, हर जगह से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसकी एक एस्पिरेशन होती है कि वो कनाडा जाके सेटल हो। अभी आज की डेट में ऐसा है कि हर साल 10 लाख लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें से 3 से 4 लाख को मौका मिलता है। मैं सिर्फ नंबर्स ले रहा हूँ, आई एम नॉट कोटिंग एनी स्टैटिस्टिक्स। यू विल हैव अ गुड लाइफ हियर इन कनाडा। किसी भी दूसरी कंट्री में सेटल होना है, स्पेशली कनाडा जैसी कंट्री में, तो आप कंपैरिजन बंद करें। ये साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज अगर आप हटा देंगे, आपका पहला हर्डल वहीं पार हो जाएगा कि छोटी चीज़ जो आपके समय को खा रही है और उस समय को आप कहीं और लगा सकते हैं, तो उस छोटी सी चीज़ के लिए पैसा ज़रूर खर्च करें। कनाडा में आप इतने सक्सेस हो गए कि अच्छे अच्छे इंडियंस भी रियल एस्टेट में इतने कामयाब नहीं हो पाते जितने आप नहीं। आप बिकॉज आपको वो $10 खर्च के $100 कमाने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है कनाडा। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज अपनी भारत की सरजमी से लगभग 11,600 किलोमीटर की दूरी पर कनाडा की धरती पर अपनों के साथ। अक्सर जब मैं अपने विदेश के मित्रों से या अपने दूर दराज के मित्रों से मिलता हूं तो एक शेर कहा करता हूं, जो कि आज आपके नजरे इनायत है कि अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती। अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती। रिश्तों की यह महक दूरियों से कम नहीं होती। साथ हो अगर आप जैसे खूबसूरत रिश्तों का, तो यकीन मानिए यह जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। दोस्तों, कनाडा की इस धरती पर आज भारत की एक मैं ऐसी अनुभवी, मेहनतकश और कामयाब पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने भारत में ही नहीं कनाडा की धरती पर भी अपना एक अलग मुकाम बनाया। रियलिटर के तौर पर, आईटी कंसल्टेंट, आईटी एनालिस्ट के तौर पर अपनी एक पहचान बनाई। भारत में टीसीएस कंपनी में लगभग 10 से 12 वर्ष तक आईटी एनालिस्ट की पोस्ट पे ये रहते हुए, और अब यह कनाडा में आईटी कंसल्टेंट एंड रियलिटर का काम कर रहे हैं। जल्द ही इस पर्सनैलिटी के साथ मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। आज की यह विशेष वीडियो भारत के उन लाखों लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है, जो कि कनाडा जैसी पीसफुल कंट्री में आकर बसना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन अनुभव ना होने के कारण, कोई अच्छा शख्स ना मिलने के कारण, कोई अच्छी तरह से गाइड ना करने के कारण उनकी यह कसक दबी की दबी रह जाती है। दोस्तों, कनाडा पे बना ये मेरा वीडियो शायद कुछ लंबा हो जाए और इसे 3, 4 या 5 एपिसोड में कन्वर्ट करना पड़े, तो आपसे अनुरोध कि इस वीडियो में आप आखिरी तक मेरे साथ बने रहें। यकीनन आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी अंकित जी से, जिन्होंने कनाडा के साथ साथ भारत में भी एक ऐसा मुकाम बनाया कि जिसकी दूर दूर तक लोग मिसाल देते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारे दिल्ली एनसीआर में डीएलएफ है और महाराष्ट्र में हीरानंदानी जैसी ये बड़ी कंपनीज है, उसी तरह कनाडा में एक रियल एस्टेट ब्रोकरेज कंपनी है सॉथबी। उन्हीं के साथ अंकित जी काम करते हैं, उन्हीं के बैनर तले काम करते हैं और सैकड़ों लोगों को यह उसी के थ्रू मकान, घर, सुंदर आशियाना दिलवा चुके हैं। चलिए अब जानते हैं अंकित जी की जुबानी भारत से लेकर कनाडा तक उनकी कामयाबी की कहानी। नमस्कार अंकित जी। नमस्कार गिरीश जी। आप हमारे व्यूअर्स को आज अपने बारे में बताइए। मैं चाहता हूं कि लाखों भारतीय यंगस्टर जो कि आप ही की तरह कामयाब होना चाहते हैं और लेकिन उनको अनुभव नहीं, कोई बताने वाला नहीं, तो आज का यह विषय इसी के लिए कि आपके थ्रू हमारे भारत के, आपके भारत के जितने युवा हैं उनको कोई प्रेरणा मिले, इंस्पायर हों और अपने भविष्य के लिए वो सोचने के लिए भी मजबूर हों कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या
ठीक है, क्या गलत है, तो मैं चाहता हूँ आप खुद ही बताएं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इंडियन यूथ तक ले जा सकूं। और बहुत सारे लोग जो ये एस्पिरेशन रखते हैं कि वो इंडिया से मूव होके बाहर किसी कंट्री में जाएं, और स्पेशली कनाडा को इस ऐसी नज़र से देखा जाता है कि वो एक ड्रीम डेस्टिनेशन का उसे मुकाम दिया गया है। जी। इंडिया के बहुत सारे शहरों से, गांव से, सिटीज़, टाउन, हर जगह से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसकी एक एस्पिरेशन होती है कि वो कनाडा जाके सेटल हो, वहाँ घर बनाए, गाड़ी खरीदे, अपनी फैमिली को यहाँ पे सेटल करे। तो मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करके एक अचीवमेंट फील करूँगा। सो उससे स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना करियर इंडिया में स्टार्ट किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी। मैंने चेन्नई में, अहमदाबाद में, बैंगलोर में, दिल्ली में, हर लोकेशन पे उनके काम किया। बट शायद मेरी किस्मत में ऐसा था कि मुझे फाइनली एक कैनेडियन बैंक के साथ काम करने का मौका मिला, टाटा कंसल्टेंसी के थ्रू। और मेरे करियर के पहले 2 साल में ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कनाडा आऊँ और उनके लिए डायरेक्टली उनके ऑफिस में बैठ के उनके लिए काम करूं। ओके। सो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जिसमें मैं अपनी जॉब के थ्रू बाहर गया, कनाडा आया। बहुत शॉर्ट ट्रिप, 3 हफ्ते का ट्रिप था। ये कौन से सन की बात है? ये 2012 की बात है। ओके। और उस वक्त तक ऐसा कुछ एम नहीं था कि बाहर सेटल होना है या कनाडा इज़ अ डेस्टिनेशन जहाँ पे मेरी लाइफ मेरे को लेके जाएगी। हाँ, कभी सोचता ज़रूर था कि हाँ यूनाइटेड स्टेट्स मूव होऊंगा Okay. या और दूसरी कंट्रीज़ ट्रैवल करूँगा अपने काम के थ्रू। बट एज सच कनाडा कभी भी ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं था। प्रॉबली आई वाज वेरी यंग। मैं 24 साल का था जब मैं पहली बार ही कनाडा आया। और उस वक्त लाइफ का कुछ पता नहीं था। लेट मी पुट इट दैट वे। सो यहाँ आया, यहाँ देखा, अच्छा लगा। 3 हफ्ते के ट्रिप में वापस चला गया। फिर एक दिमाग में आया कि दोबारा जाना चाहिए। उस समय आपकी एज कितनी थी? तब मैं 24 साल का था। 24 साल के थे। 24 साल का था मैं। फिर ऑफिस में इंडिया में काफ़ी मेहनत करी, नई नई चीज़ें सीखी और एक अपने लिए एक रास्ता बनाया कि दोबारा यहाँ पे आने का मौका मिले। और 2013 में मेरे काम को देखते हुए मेरे मैनेजर्स ने मुझे दोबारा ये मौका दिया और 2013 में मैं फिर से आया यहाँ पे। ओके। फिर 2 साल का ट्रिप था मेरा यहाँ पे। वर्क परमिट ऑफिस के थ्रू अप्लाई हुआ। सो वर्क परमिट के थ्रू जब भी आते हैं आपको काफ़ी सारी जो हर्डल्स होते हैं उनसे पार करने की हिम्मत मिल जाती है, क्योंकि एक जॉब होती है, एक कंसिस्टेंट सैलरी आ रही होती है जी। और घर ढूंढना, इन सब चीज़ों में एटलीस्ट आज से 10 साल पहले जब मैं बात करूँ इतनी परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि उतने लोग नहीं आते थे। जब हम नंबर की बात करें तो उतने लोग नहीं आते थे एज़ कम्पेयर टू जो आज इनटेक नंबर है कनाडा का। आज ज़्यादा लोग आ रहे आज हैं। बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। पहले लेकिन कनाडा में तो जब छोटे थे, मैं पिछले 40-50 साल से देख रहा हूँ कि लोग मूव करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत पीसफुल कंट्री है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें, Okay. हम तब परसेंटेज की बात करते हैं। तब अगर यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर्स ले रहा हूँ, आई एम नॉट कोटिंग एनी स्टैटिस्टिक्स। अगर 2 करोड़ लोग कनाडा में रहते थे तो अगर उसमें 10% आ रहे हैं तो दैट इज़ लाइक 20 लाख लोग आ रहे हैं। जी। लेकिन वो आते थे ओवर द पीरियड ऑफ 10 साल। ओके। अभी आज की डेट में ऐसा है कि हर साल 10 लाख लोग आना चाहते हैं यहाँ पे। हर और साल? हर साल 10 लाख लोग आना चाहते हैं लेकिन उसमें से 3 से 4 लाख को मौका मिलता है। तो अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स देखें तो 30 से 35 लाख लोगों को, 40 लाख लोगों को कनाडा आने का चांस मिलता है। अच्छा। और ये सिर्फ इमिग्रेशन नंबर्स हैं। वर्क परमिट के थ्रू जो आते हैं वो डिफरेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं वो डिफरेंट हैं। तो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ओके। सो नंबर की पर्सपेक्टिव में मैं ये बात सामने लेके आ रहा हूँ। सो एस्पिरेशन बड़ी है, नंबर बड़ा है। तो पिछले 10 साल से आज में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए पहले चीज़ें थोड़ी सी आसान होती थी और 10 साल में हमने देखा है कि पूरे ग्लोब में हर चीज़ के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, हर चीज़ महंगी हुई है। तो कनाडा का भी वही है कि पहले अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ करते हैं $4 की आती थी, आज वो $8 की आती है। तो जस्ट डबल हो चुका है। जस्ट डबल हो चुका है। काफ़ी चीज़ों में जस्ट डबल हो चुका है, कई चीज़ों में 40% है, कई चीज़ों में 200% भी इंक्रीज़ है।
तो डबल से भी डबल 4 गुना भी चीज़ें हुई हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ इंडिया की तरह ही है, इंडिया में भी अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इतना ही हो बिल्कुल चुका है। बिल्कुल। जब ये पॉइंट काफ़ी चीज़ों में रेस किया जाता है, कनाडा बहुत एक्सपेंसिव हो गया, कनाडा बहुत एक्सपेंसिव हो गया, वर्ल्ड में जाके देखें हर जगह हर चीज़ एक्सपेंसिव है। आप बिलीव नहीं करेंगे बट कुछ दिन पहले ही मैं एक इंडिया का ट्रिप मार के आया एंड एक सिंपल एक नॉर्मल कॉफ़ी जब मैं वहाँ पे ऑर्डर करने गया तो मुझे लगा इंडिया में कॉफ़ी ज़्यादा महंगी है यहाँ से। ओके। तो ऐसा लगता है कि कनाडा महंगा हुआ है क्योंकि अगेन हम परसेंटेज में बात करते हैं। कनाडा में क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन परसेंटेजेस बहुत नॉमिनल रही हैं ओके। ओवर द ईयर्स। इंडिया से अगर कंपेयर करते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादातर ताल्लुक इंडिया से रहा है तो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट्स हमेशा इन्फ्लेशन परसेंटेजेस आर ऑलवेज हाई। ओके। तो इसलिए हमें हर साल डिफरेंस ज़्यादा दिखता है। बट कनाडा में अब जाके इन्फ्लेशन रेट कोविड के बाद से थोड़ा बढ़ा है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एकदम से जब वो महंगाई दिखी तो लोगों को लगा कि बहुत महंगा हो गया, बट ऐसा नहीं है, नॉर्मल इन्फ्लेशन है, खर्चा हर जगह बढ़ रहा है, आमदनी हर जगह बढ़ रही है। लेकिन खर्चे के साथ साथ पे स्केल भी तो बहुत बिल्कुल ज़्यादा है, अगर हम बिल्कुल कंपेयर करें तो वो तो बिल्कुल। एवरेज उसी तरह ही बराबर ही रहती है कोई अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो हाँ, अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से आज से 10 साल पहले कोई चीज़ $2 की आती थी, आज वो $4 की आती है, डबल ज़रूर हो गई। सैलरी डबल नहीं हुई है, अच्छा, मैं सैलरी ये चीज़ डबल है। ज़रूर बोलूँगा कि सैलरी डबल नहीं हुई है, बट हाँ देयर इज़ सब्सटैंशियल इंक्रीज। ओके। होता क्या है कि पहले आप सेविंग थोड़ी ज़्यादा करते थे, आज आप सेविंग थोड़ी कम करोगे, या आज आप सेविंग कुछ भी नहीं करोगे बट स्टिल यू विल हैव अ गुड लाइफ हियर इन कनाडा। तो थोड़ा सा हम इकोनॉमी के टॉपिक पे आ गए जी। और थोड़ा सा वापस चलते हैं। जी। तो 2014-15 में मैं यहाँ पे रहा, 2 साल रहा, वापस इंडिया गया। एक और मैंने मौका दिया कि इंडिया जाके दोबारा से देखते हैं कि जी। कैसा है कैसा नहीं है। पर वहाँ जाके विद इन 2-3 मंथ्स मुझे और मेरी वाइफ को समझ में आया कि नहीं, शायद हम लोगों के लिए अब इंडिया में रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। ओके। बिकॉज़ यहाँ पे हमने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी जो फ़िलहाल इंडिया उस लेवल तक नहीं है। मसलन। सेफ्टी, ओके। गर्ल सेफ्टी। यस। मेरी 2 डॉटर्स हैं और उस वक्त मेरी डॉटर कनाडा में ही हुई थी, तो वहाँ जाके मुझे लगा कि जब मेरी डॉटर के पास कैनेडियन सिटीजनशिप है तो क्यों ना मैं उसे उसी माहौल में बड़ा करूँ। ओके। लोग कितने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं दूसरी कंट्री का पासपोर्ट लेने के लिए, और मेरी डॉटर को तो फ्री में मिला। ओके। मैं उसे ऐसे तो आप खुशकिस्मत थे इस मामले हम में। बिल्कुल खुशकिस्मत थे। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का पोल्यूशन लेवल्स, वो हर तरीके से एक परफेक्ट पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहे थे, जो हमारे दिमाग में ऐसा बैठा कि हमने इंडिया जाते ही विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स सोच लिया कि हमें बाहर ही सेटल होना है। पॉल्यूशन के मामले में तो मैं बिल्कुल आपसे 100,000% सहमत हूँ, क्योंकि जिस समय मैं जहाज़ से कनाडा की ज़मीन पे उतरा तो मुझे अपने वो 50 साल 55 साल वाली फीलिंग आई, जो इंडिया में हमारा आकाश दिखता था इतना क्लियर, इतना कोई नो पॉल्यूशन, वो मुझे एहसास हुआ। अब 1 महीना मैं यहाँ रहा हूँ, अब तो मैं हैप्चुअल हो गया हूँ थोड़ा सा। अब इंडिया जाने के बाद फिर कंपेयर करूँगा कैसा लगा, लेकिन वो मैं आपसे सहमत हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो खैर। यही सब चीज़ों को देखते हुए लगा कि नहीं, अपॉर्चुनिटी है, मौका है, तो क्यों ना बाहर ही रहा जाए। जी। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई किया, नहीं वर्कआउट हुआ, फिर कनाडा के लिए दोबारा ट्राई किया क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था 2 साल का, तो मेरे लिए आसान था। जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इट वाज पीस ऑफ केक फॉर मी। मुझे भी 6 महीने लगे सारा प्रोसेस कंप्लीट करते करते, जी। बट विद इन 6 मंथ्स मेरे पास मेरी PR आ गई थी। ओके। फिर आप ये कह सकते हैं अगेन किस्मत, शायद मेरी किस्मत में था यहाँ पे इजीली आना। मेरे ऑफिस से ही मुझे दोबारा मौका मिला, ओके। मैं यहाँ पे आया और फिर एक नई जर्नी स्टार्ट करी क्योंकि अब मैं परमानेंट रेजिडेंट था। यहाँ के तौर तरीक़ों के हिसाब से और ज़्यादा ढला। ओके। डे 1 से सोचा था कि अब ये नहीं सोचना कि मैं वर्क परमिट पे हूँ, यहाँ पैसे बचाऊँगा, इंडिया भेजूँगा या एक संपत्ति बनाऊँगा वहाँ पे, वो सब नहीं सोचा यहाँ के हिसाब से क्या करना है। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, कि हमने डे 1 से ये सोचा कि यहाँ के हिसाब से चीज़ें करेंगे, कभी कंपेयर नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम नए आते हैं कनाडा में या किसी भी बाहर की कंट्री में जाते हैं तो एक करेंसी के डिफरेंस की वजह से एक साइकोलॉजिकल होता है कि आप हर चीज़ कंपेयर करते हो। अच्छा ये तो इंडिया में इतने का मिलता था, अच्छा ये तो वहाँ यहाँ इतने का मिलता था।
वो कंपैरिजन हमने सबसे पहले बंद किया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी दूसरी कंट्री में सेटल होना है, स्पेशली कनाडा जैसी कंट्री में, तो आप कंपैरिजन बंद करें और ये कभी ना सोचें कि हम अपना सामान या कोई भी चीज़, ज़रूरत की चीज़ जो है वो इंडिया से मंगवाएंगे। ओके। ये साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज अगर आप हटा देंगे, आपका पहला हर्डल वहीं पार हो जाएगा। ओके। बस फिर वहाँ से ये आज 6 साल हो गए हैं मुझे, 6.5 साल हो गए हैं कनाडा आए हुए। दोबारा से जब मैं आया, मैं परमानेंट रेजिडेंट से सिटीज़न बना, मैंने घर ख़रीदा, मैंने रियल एस्टेट का कोर्स किया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया, बहुत सारे लोगों से मिला, अपना काम करने का, बात करने का, रहने का स्टाइल चेंज किया, और मुझे लगता है कि अच्छे के लिए चेंज किया। मेंटल पीस है यहाँ पे, और समय मुझे भी लगा, चाहे मैं जॉब से यहाँ पे आया था, बट समय मुझे भी लगा यहाँ पे सेटल होने के लिए। तो आसान चीज़ तो नहीं थी, क्योंकि जो करता है इन पर्सन अपने स्ट्रगल डेज़ में, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता है कि जब आपको 20-20 किलो का सामान एक एक हाथ में उठा के लेके जाना पड़े -20 -30 के टेम्परेचर में, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो एक डॉलर, 2 डॉलर की कितनी वैल्यू है। आज भगवान की कृपा से हम लोग ऐसे मुकाम पे पहुँचे हैं कि अब हम वो छोटी चीज़ें नहीं सोचते। अब हम ये सोचते हैं वो $4 $10 खर्च करके अगर हम कहीं और $100 कमा सकते हैं तो उसकी तरफ फोकस किया जाए। तो एक माइंडसेट को बनाना बहुत ज़रूरी है कि छोटी चीज़ जो आपके समय को खा रही है और उस समय को आप कहीं और लगा सकते हैं, तो उस छोटी सी चीज़ के लिए पैसा ज़रूर खर्च करें। वहाँ खर्च करते हुए कतराएं ना, बिकॉज आपको वो $10 खर्च के $100 कमाने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है कनाडा में। ओके। सो ये मेरी जर्नी रही है यहाँ पे। बाकी अभी एट प्रेजेंट मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ आईटी में। ओके। और मैं रियल एस्टेट में भी डील करता हूँ। वो तो आपका यहाँ बहुत नाम है रियल एस्टेट में, जी, क्योंकि मैं तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को कि ये नाम कमाना आसान नहीं है, जो कि आपने कुछ वर्षों में ही इतना नाम कमाया, जबकि इंडिया में आप रियल एस्टेट से कहीं भी आपका कोई ताल्लुक नहीं था। जी, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कनाडा में आप इतने सक्सेस हो गए कि अच्छे अच्छे इंडियंस भी रियल एस्टेट में इतने कामयाब नहीं हो पाते जितने आप। मैंने आपका आशियाना देखा, आपके दिलवाए हुए इतने घर देखे, इतने सुंदर घर देखे, उन लोगों से बात हुई तो वो इतने खुश थे कि हम खुश नसीब हैं कि हमें अंकित जैसा रियलिटर मिला। तो ये हमारे इंडिया के लिए भी ये बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। तो अगले एपिसोड में सोचता हूँ, एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, अगले एपिसोड के लिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और अगले एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जो कि लाखों करोड़ों इंडियंस के मन में एक टीस होती है कि क्या हम भी कनाडा मूव कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में जल्द ही अंकित जी के साथ हम दोबारा आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। अंकित जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Learn more about the latest trends in the Canadian real estate market in my upcoming episodes, where we will explore more about the real estate sector in Canada. For any inquiries, feel free to reach out, and do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel Property Tips by Girish Sharma. Mr. Girish Sharma, a senior real estate consultant working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead,
like, share and subscribe to his YouTube channel Property Tips by Girish Sharma to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector.